गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग बेस्ट टू योर स्टडी। चलिए बेटा जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि सिंथेसिस सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं, क्योंकि सिंथेसिस के अंदर हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आज हम सीखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपके एग्जाम में बेटा आते हैं। नॉट ओनली फॉर ए बोर्ड एग्जाम, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत सारे कंजक्शन सीखेंगे जो आपके स्टोरी मेकिंग ट्रांसलेशन में भी काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल सेंटेंस होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर करता है। तो एक सेंटेंस मुख्य सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस उस पर निर्भर कर रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर बेटा जी बेसिकली तीन तरह के क्लॉज आते हैं। मतलब एक आता है नॉन क्लॉज, दूसरा एग्जेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तीन तरह के हमारे, आप जो समझ सकते हैं कि हमारे कंजक्शन जो है वो तीन तरह के बटे हुए हैं। नॉन क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें हम कंजक्शन का यूज करते हैं और नाउन की तरह यूज करते हैं, जिसमें कंजक्शन को यानी कि सब्जेक्टिव बना देंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे। तो बेसिकली नाउन क्लॉज। एग्जेक्टिव क्लॉज के अंदर हम कंजक्शन का यूज करते हैं जो एग्जेक्टिव का काम करता है, यानी कि जो विशेषता बताता है। ठीक है। एडवर्ब क्लॉज यानी कि जो वर्ब को या एडवर्ब को या एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करे, यानी कि ऐसे क्लॉज जो एडवर्ब का काम करते हैं उन्हें हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो इसके अंदर बेटा ही सारे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। बेसिकली मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी कंजक्शन है वो सारे आपके लिए लिख दिए हैं, तो आप ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देना बेटा। नाउन क्लॉज के अंदर हमारा बेसिकली आता है दैट। दैट की हिंदी क्या होती है बेटा जी? की से जो सेंटेंस जुड़ते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मैं जानता हूँ कि, या ये निश्चित है कि, ऐसे। ठीक है। वेदर माने मैंने आपको बताया था कि क्या, ज्यादातर होता है ना चॉइस के लिए, जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने बताया था इंटरोगेटिव में कि क्या के लिए हम वेदर लगाते हैं, वही। ठीक है ना। कि क्या मतलब जिसमें कंफर्मेशन नहीं होती। ठीक है बेटा जी। और उसके बाद है आपका एग्जेक्टिव क्लॉज। तो एग्जेक्टिव क्लॉज भी जिसमें ज्यादातर, जैसे हु की हिंदी क्या होती है? जो। ठीक है। विच की हिंदी भी जो होती है। अब आप तो कहोगे विच माने तो भाई हम यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं है, ये कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर ही आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीनों किसके अंदर आते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जिनसे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है बेटा। तो बेटा जी इसके अंदर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। हु की हिंदी कौन नहीं है, कौन या किसने होती है ना, वैसे हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पे हिंदी कौन किसने नहीं है, यहाँ पे क्या कंजंक्शन है। हु की जो, विच की जो, और वाट की भी जो। वाट माने क्या नहीं होगा, यहाँ पे वाट की हिंदी भी हमारी क्या होगी बेटा? जो होगी। और वेयर माने कहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? जहां होगा। तो क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। ठीक है। एज सुन एज की हिंदी आप ये बहुत ही डिग्री में यूज करते हैं बेटा जी। आप लोगों ने अगर डिग्री सीखी होंगी तो उसमें आपने सीखा होगा, नहीं तो कोई डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा आपको। डिग्री में यूज करते हैं एज एज। जैसे मैं उतना लंबा हूं जितने की आप, आई एम एज टॉल एज यू। ठीक है ना। या आई एम नॉट सो गुड एज यू, तो नेगेटिव होगा तो सो लग जाएगा, आई एम नॉट सो गुड एज यू बेटा। और एक है हमारा एज इफ। एज इफ को एज एक सिंपली अकेला यूज होता है, तो एज अगर अकेला आ रहा है तो उसका अर्थ क्योंकि भी होता है। ठीक है। एज ही स्टार्टेड वेरी अर्ली सो ही गेट गुड मार्क्स इन द स्टडी। ठीक है। और एज इफ का मतलब ये अच्छा है बेटा, ये आप इसको भी याद करना है। एज इफ का मतलब होता है मानो। ठीक है। मानो का मतलब होता है कि वह ऐसे चलता है कि मानो कि राजा हो। तो चलिए हम एग्जांपल करेंगे इन सबके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप हिंदी लिखते जाओ, जिससे आप लोगों को है ना नोट्स बनाने में काम में हो। ठीक है ना। आप पहले नोट्स बना लो, इनके मीनिंग लिख लो, फिर हम उसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। एज इफ का मतलब क्या बताया बेटा ने? मानो, जैसे वह ऐसे चलता है कि मानो राजा हो। ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। इफ माने तो बेटा आपको मालूम है यदि होता है या अगर भी होता है। ठीक है। और बिफोर माने पहले, वाई माने कि क्यों। ठीक है। आफ्टर माने बाद में होता है। सबसे ज्यादा ये बहुत यूज होता है बिकॉज। बिकॉज माने क्योंकि, क्योंकि दो सेंटेंस के बीच में जब क्योंकि का अर्थ हो तो हम बिकॉज लगाते हैं। ठीक है बेटा। ये बिफोर आफ्टर का मीनिंग तो आपको मालूम हो ना। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में। ठीक है। वाई माने क्यों, कि क्यों। उसके बाद सिंस। सिंस माने भी क्योंकि होता है, पर फर्क ये बिकॉज तो बेटा ये मिड में आएगा। दो सेंटेंस के बीच में अगर क्योंकि की हिंदी निकालनी है तो बिकॉज लगाएंगे, और सिंस अगर लगाते तो शुरुआत में आता है। सिंस माने भी क्योंकि होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है। एज ये और सिंस ये आपके है ना क्योंकि के लिए आते हैं और शुरुआत में ही यूज होंगे। दो ऑल दो, इन दोनों का मतलब भी वही है, दो विरोधी बातों के लिए। पर ये याद रखना, दो के बाद यट लगाएंगे आप। और ऑल दो है, अगर ए एल आगे लग गया है तो पीछे उसके कॉमा लगेगा। ठीक है बेटा जी।
ये दो माने क्या होता है, यद्यपि, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वो बहुत मेहनत करता है, या यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, ठीक है, या यद्यपि वो कमजोर है फिर भी बहुत मेहनत करता है। तो जो अपोजिट बातें होती है तो हम दो ऑल्दो या यट और कॉमा लगाते हैं, इसके साथ ध्यान रखना, दो ऑल्दो का प्रयोग विरोधी बातों के लिए करते हैं, विरोधी अपोजिट बातों के लिए, ठीक है बेटा जी। और इनकी हिंदी क्या है, तो दो माने होता है यद्यपि, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दो माने होता है यद्यपि, थोड़ा शुद्ध हिंदी ये बताइए, दो हो चाहे ऑल दो हो, दोनों की हिंदी क्या है, शुद्ध हिंदी में यद्यपि बोलते हैं, मतलब यद्यपि और यट माने फिर भी, यहाँ कॉमिक हिंदी भी फिर भी है, ठीक है। टिल, टिल माने जब तक, टिल माने क्या होता है बेटा जी, जब तक, और अनटिल माने जब तक की नहीं, तो ये भी आपका आता है, आपको इसका भी मीनिंग मालूम होना चाहिए, जब तक की नहीं। आप नोट लिख लीजिए क्योंकि इसके हम सारे एग्जाम्पल करेंगे। वेयर एवर जहां कहीं, वेन एवर जब कभी, तो ये भी आपको मालूम होने चाहिए, वेयर एवर मतलब जहां कहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका, हाँ, गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज वेलकम एवरीवेयर। गांधी जी एक महान इंसान है, उनका सब जगह स्वागत किया जाता है, ही वॉज वेलकम एवरीवेयर। तो हम ये बोलेंगे गांधी जी एक महान इंसान है और ही वॉज वेलकम एवरीवेयर, तो वेयर एवर ही गो, मतलब ऐसे बोल सकते हैं गांधी जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ उनका स्वागत होता है, तो गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ उनका स्वागत होता है। तो जहाँ कहीं ऐसे बीच में हम लगाते हैं ना वेयर एवर, कि गांधी जी वॉज वेलकम वेयर एवर ही गो। और वेन एवर जब कभी, जब टाइम दे रखा हुआ तो हम लगाएंगे, ठीक है ना, कि आई विल गिव यू अ गिफ्ट वेन एवर यू कम टू माई होम, कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा जब भी तुम मेरे घर पर आओगे। सो दैट माने होता है बेटा ताकि, ये अच्छा वर्ड है, जैसे दो सेंटेंस, वो मेहनत करता है ताकि वो अच्छे नंबर ला सके, तो ही वर्क सो हार्ड दैट ही गेट गुड मार्क्स, दैट ही कैन गेट गुड मार्क्स। तो सो दैट माने ताकि भी होता है, सो अलग से भी लगाते हैं और दैट अलग से, सो दैट एक साथ भी आता है और अलग अलग भी आता है, वो हम कंजंक्शन में सीखेंगे। एज सुन एज का मतलब जब कोई दुकान लगातार होता है, ठीक है, जैसे ही मैंने शेर को देखा वैसे ही मैं भाग गया, तो लगातार काम है, तो पॉज अफर्मेटिव में तो हम लगाएंगे एज सुन एज, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नो सूनर डिड लगेगा, ठीक है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है नेगेटिव सेंटेंस में बेटा जी, तो याद रखना, जैसे ही मैंने शेर देखा वैसे ही मैं भाग गया, तो एज सुन एज के बाद ध्यान रखना बस कॉमा आता है, और नो सूनर के बाद आता है डिड, और एज सुन एज के बाद क्या आता है, कॉमा। अनलेस जब तक कि नहीं, रादर देन, ये भी बहुत अच्छा है, अनलेस का भी वही मतलब होता है जब तक कि नहीं, ठीक है। रादर देन का क्या मतलब होता है, के बजाय, के बजाय, ठीक है। जैसे बोलता है ना, मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय, तो आई वुड रादर डाई देन बैग, ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बैग, बैग मतलब भीख मांगना, ठीक है। तो ये रादर देन मतलब के बजाय, और वेयर एस माने जब कभी, वेयर एस में एस से मिला के लिखना बेटा, ठीक है, वेयर एस माने क्या होता है, जबकि, ठीक है। तो बेटा ये कुछ आपके कंजंक्शन है जिनसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, इनके सेंटेंस हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम नाउन क्लॉज का कर लेते हैं। देखना, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ठीक है, इट इज सर्टेन ही विल कम, कि वह आएगा, ही विल कम। अब इसे हमें अगर जोड़ना है तो कैसे बनेगा, यह निश्चित है कि वह आएगा, तो दोनों सेंटेंस को हम बीच में क्या लगा के जोड़ सकते हैं, दैट। तो इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दैट ही विल कम, ठीक है बेटा जी। तो आपने क्या करा, दो सेंटेंस के बीच में दैट लगा दिया, तो दैट लगाने से हमारा क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आप इसे बीच में लगाएं, आप इसे शुरू में भी लगा सकते हैं। दैट ही की, यह निश्चित है कि वह आएगा, तो की हिंदी बीच में निकल रही है तो बीच में लगाना वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बहुत से लोग शुरू में भी लगा सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट बना सकते हैं कि वह आएगा, यह निश्चित है, पर वो इतना ज्यादा आपको उसमें ये भी बोल सकते हैं दैट ही विल कम, कॉमा इट इज सर्टेन, पर आप बीच में लगाना वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक और लगा लिख लीजिए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, ही, मैं नहीं जानता कि वो डाकू है, ही इज अ डेकॉइट, ठीक है, डेकॉइट बोल दो या रोबर बोल दो, ठीक है। वैसे जो लूटता है उसे रोबर बोलते हैं, जो झुंड में आते हैं, और जो घोड़े पे आते हैं उन्हें डेकॉइट बोलते हैं, और जो चोरी करता है उसे थीफ बोलते हैं, ठीक है। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ही इज अ डेकॉइट, वो डाकू है, तो मैं नहीं जानता कि वो डाकू है, तो इसमें आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है बेटा जी,
सिर्फ नॉट के लगाने के बाद आई डू नॉट नो, ठीक है, आपको सिर्फ दैट लगाना है, ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको दैट का यूज करना है। आई डू नॉट नो दैट ही इज अ डेकॉइट। तो ये हो गए आपके कॉम्प्लेक्स। वेदर वाला भी आपका अच्छा है, जैसे इसी में लिख लो आई डू नॉट नो में, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ही मे बी गिल्टी, वो अपराधी हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, ही मे बी गिल्टी, वो अपराधी हो सकता है, यानी कि मैं नहीं जानता कि क्या वो अपराधी हो सकता है। तो जहाँ चॉइस होती है, मे बी में भी क्या है, कंफर्मेशन नहीं है, तो जब पे आपका कंफर्म नहीं होता वह वेदर लगाते हैं, ठीक है बेटा। आई डू नॉट नो वेदर ही मे बी गिल्टी, ठीक है बेटा जी। तो जहां पर कंफर्मेशन नहीं है, जब मे आ रहा है, मे मतलब जहां थोड़ी संभावना होती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा सारी मॉडल वर्ब का यूज। अभी आप ये सीखो, जब मे होता है वहां थोड़ी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कंफर्म नहीं होता, इसलिए वहां पर वेदर का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दैट भी सही है, वैसे गलत नहीं है। आई डू नॉट नो वेदर ही मे बी गिल्टी, तो नो के बाद दैट भी आ सकता है और नो के बाद वेदर भी आ सकता है, पर आप ध्यान रखना मे हो तो वेदर लगाना, ठीक है। अब ये वाला एग्जेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल देख लीजिए कि हु, जैसे आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही इज ब्लाइंड, वो अंधा था, तो मैंने एक लड़का देखा और वो अंधा था, तो मैंने एक लड़का देखा जो अंधा था, तो आई सॉ अ बॉय हु, अब हु लग गया तो ही लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम करता है। आई सॉ अ बॉय हु इज ब्लाइंड, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि इंसानों की अगर बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे बेटा जी, हु लगाएंगे। और अगर नॉन लिविंग की बात हो रही है या फिर एनिमल्स की बात हो रही है, तो हम विच लगाएंगे जो के लिए। ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, तो आप बेटा जी इसको नोट्स में लिख लीजिएगा कि अगर जहाँ पर इंसानों की बात हो रही है वहाँ हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, और जहाँ पे एनिमल्स या नॉन लिविंग की चीज़ों की बात हो रही है वहाँ विच लगता है। और जो का प्रयोग करते हैं जैसे कहने के लिए, अगर आप कुछ कह रहे हैं, यू आर सेइंग समथिंग, तो कहने के लिए हम है ना जो लगाते हैं। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, टीचर बोलते हैं ना लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, तो वहीं पे हम लगाते हैं हु कहने के लिए, ठीक है। और वेयर तो प्लेस के लिए आता है बेटा जी, प्लेस मतलब स्थान। चलिए एक और देख ले, विच का लिख ले रहे एग्जांपल कि आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, इट इज कॉस्टली, इट इज कॉस्टली, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना जहां पर इट आ जाए वहां विच लगेगा, और ही और शी आ जाए, क्योंकि इंसानों के लिए ही या शी तो लगाओगे, तो वहां पे ही सी की जगह पे क्या लगा देना आपको, हु। और जहाँ पे अगर इट आ रहा है नॉन लिविंग थिंग से वहां विच लगेगा। तो आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है बेटा, आई हैव अ वॉच, और इट की जगह क्या लगा देंगे, विच, क्योंकि नॉन लिविंग है ना, तो इट की जगह क्या लग जाएगा, विच, विच इज कॉस्टली। चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं एडर क्लॉज के एग्जांपल। आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब हम एडर क्लॉज के एग्जांपल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, उनको हम करते हैं और इससे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए विदाउट दिस टाइम, देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स के कुछ 8 एग्जांपल लिखे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। डू नॉट वर्क टू मच, ज्यादा मेहनत मत करो, टू मच मतलब ज्यादा मेहनत मत करो, यू विल लूज योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। तो याद रखना बेटा जी, जब भी सेंटेंस डू नॉट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ यू लगाकर ही बनाना है, क्योंकि आप वो एडवाइस दे रहे हो ना, ज्यादा मेहनत मत करो तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। तो जब किसी को एडवाइस देते हैं बेटा जी तो हम इफ यू लगाते हैं। तो लिखिए क्या बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज से, इफ यू, ये आपको अपनी तरफ से लगाना है, ठीक है बेटा। यदि तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो डू नॉट को हटा देंगे, इफ यू, डू नॉट हट जाएगा बेटा जी हमारा, और क्या बनेगा, इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम ज्यादा मेहनत करोगे, इफ यू वर्क टू मच, और फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगा देंगे, कॉमा, क्योंकि इफ या व्हेन के बाद कॉमा लगता है बेटा, ये देन नहीं लगता, ठीक है, देन मत लगाना, कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप की जगह। और सेकंड सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, यू विल लूज योर हेल्थ, ठीक है बेटा जी, यू विल लूज योर हेल्थ। तो बेटा जी इस चीज का याद रखना कि जब भी सेंटेंस में डू नॉट से शुरू हो रहा हो या वर्ब की फर्स्ट टर्म से शुरू हो रहा हो तो हम उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ यू से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी, आपके भी लिखा हुआ है गीता इज ब्यूटीफुल,
गीता सुंदर है। सीता इज इक्वली ब्यूटीफुल, सीता भी उतनी ही सुंदर है जितनी की गीता। दोनों का मतलब ये तो है, गीता सुंदर है, सीता इज इक्वली ब्यूटीफुल, सीता भी उतनी ही सुंदर है। तो जब भी इक्वली शब्द आ जाए तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिग्री का यूज करके बनाना है, यानी कि एज एस। सीता सुंदर है और गीता सुंदर है और सीता भी उतनी ही सुंदर है, यानी कि गीता उतनी सुंदर है जितनी की सीता, या सीता को भी आगे ला सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे सीता इज एज ब्यूटीफुल, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, ठीक है बेटा जी। तो बस आप इसमें याद रखना, जरूरी नहीं कि आप गीता और उसको आगे भेज, आप गीता को भी आगे कर सकते हो, सीता को पीछे, सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ रहा है। बात क्या कह रही है, गीता सुंदर है और सीता इक्वली सुंदर है, तो हम यही तो बोलेंगे कि सीता उतनी सुंदर है जितनी की गीता। तो हम डिग्री का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। राम इज पुअर, राम गरीब है, ठीक है। नाम चेंज हो जाता है बेटा जी, उससे फर्क नहीं है, पर आप याद रखना, ठीक है। राम इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। राम गरीब है और वो ईमानदार है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ऑल दो लगाकर, यद्यपि राम गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। केवल यट लगाओगे फिर भी के लिए तो कंपाउंड बनेगा, लेकिन हमें तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो हम दो या ऑल दो लगा सकते हैं। दो लगाएंगे बेटा जी तो पीछे यट लगाना पड़ेगा, ऑल दो लगाएंगे तो कॉमा लगेगा। तो दो लगा ले रहे हैं, THOUGH, दो मतलब यद्यपि, यद्यपि राम इज पुअर, यद्यपि राम गरीब है, ठीक है बेटा जी। यट फिर भी, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। तो बेटा ये इस चीज का आप याद रखना कि अगर आप दो लगा रहे हो तो यट जरूर लगाओगे, ठीक है। और अगर आप ऑल दो लगा रहे हो, यहाँ पर ALTHOUGH, ठीक है, AL और लग गया तो पीछे यट की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे फिर कॉमा लग जाएगा। बस इतना ही फर्क है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। पर दो और यट कब लगाना है, ऑल दो या कॉमा कब लगाना है, जब विरोधी बातें हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और केवल कंपाउंड बनाने को आता है तो केवल यट लगाते, दो ऑल दो नहीं लगाते। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। भाई हम स्कूल जाते हैं क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं, तो क्योंकि के लिए क्या लगाएंगे बेटा जी, बिकॉज। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल, क्यों जाते हैं, बिकॉज, बिकॉज लगाएंगे कंजंक्शन में थे, बिकॉज वी वांट टू स्टडी, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। तो बेटा जी इस चीज का याद रखना कि जब भी सेंटेंस में अगर क्योंकि आएगा तो हमें क्या लगाना है, बिकॉज, सेंटेंस के बीच में लगेगा, ठीक है। बेटा ये एक चीज का याद रखना, अगर यही सेंटेंस कंपाउंड में आता तो इसको आप उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, तो सो लग जाएगा। जिस सेंटेंस में बिकॉज लग के कॉम्प्लेक्स बनता है उसका कंपाउंड सो लग के बनता है। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं इसलिए स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पीछे वाले सेंटेंस को आगे कर दो तो कंपाउंड बन जाएगा, सो लगाना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एक ही सेंटेंस से कंपाउंड भी बनवाता है और कॉम्प्लेक्स भी बनवाता है। नेक्स्ट फिर से एग्जांपल है, मोहन इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ बुक। तो आपको याद होगा कि कैन नॉट को हटा के हम क्या लगाते हैं, याद करो, रिमूव टू में टू लगाते थे ना, वही चीज है, हम इसे रिमूव टू से बना सकते हैं। मोहन इज वेरी पुअर, मोहन बहुत गरीब है, वो किताब नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो हम दैट लगा सकते हैं दोनों सेंटेंस के बीच में, और सो के में बदल दीजिए, TOO हो या वेरी हो, उसको हम सो में बदल सकते हैं, ठीक है। तो मोहन इज सो पुअर, वेरी को हमने किसमें बदल दिया, सो में बदल दिया। मोहन इज सो पुअर, कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे लाएंगे दैट, और बाकी पीछे कैन नॉट है, दैट ही कैन नॉट बाय अ बुक। तो आप बेटा ये याद रखना कि अगर वेरी आ जाता है तो उसे हम सो में बदल सकते हैं, ही कैन नॉट बाय अ बुक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही इज वीक, वो कमजोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। वह कमजोर है इसलिए मैं उसे पढ़ाऊंगा, इसलिए से तो बनेगा कंपाउंड। हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स, हेड और क्लॉज से बनाना ना, तो हम कैसे बनाएंगे, इसको पीछे वाले को आगे ले आएंगे। मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है, तो पीछे वाले को आगे ले आओ, आई शैल टीच हिम। हिम दे रखा है, अगर किसी का नाम होगा तो नाम लगाना बेटा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, बिकॉज, क्योंकि वह क्या है, ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है, बिकॉज ही इज वीक। तो बेटा ही आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। द बेल रैंग, घंटी बजी। दे ऑल केम अप एट वंस, वो सब तुरंत आ गए। ये एग्जाम में आ चुके हैं बोर्ड में बेटा, इसलिए बता रहा हूँ। घंटी बजी और वो सब तुरंत आ गए, एट वंस, तो यहाँ पे वैसे भी टाइम डिनोट कर रहा है, घंटी बजी, ठीक है, और वो तुरंत आ गए, तो यानी कि जब घंटी बजी वो तभी वो आ गए तुरंत, ठीक है। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही वो आ गए, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो वैन लगा सकते हैं, टाइम दे रखा है, व्हेन द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, व्हेन द बेल रैंग,
कॉमा मैंने बताया था कि इफ के बाद भी कॉमा लगाते हैं यहाँ पर और व्हेन के बाद भी कॉमा ही लगता है। जैसे ही घंटी बजी तभी वो लोग आ गए, कॉमा लगा के लिखेंगे दे ऑल केम अप एट वंस। तो बेटा बहुत इजी है, बस आपको सेंटेंस की थोड़ी सी हिंदी निकालनी आनी चाहिए। अगर आप हिंदी कर लोगे थोड़ी सी तो आप खुद ही सेंटेंस को जोड़ पाओगे। तो आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी करिए। मैंने आपको कहा था कि डेली 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स वर्ड मीनिंग जितने आप याद कर सकते हो, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड्स होमोफोन्स बहुत सारी चीजें आती है आपके एग्जाम में, तो आप लर्न करिए, ठीक है, डेली। लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था वर्क की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या इफ से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो, तो इफ यू लगाकर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम इफ यू लगा देंगे। मेहनत करो, वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो हम बोलेंगे यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इफ यू अपनी तरफ से इफ यू लगाना बेटा, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड और फिर कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस हम सेम लिख देंगे, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। आई होप बेटा जी आपको है ना नाउन क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के अच्छे से सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और नाउन क्लॉज में बस बेटा ये याद रखना कि नाउन क्लॉज में की से जोड़ते हैं, स्पेशली उसमें दैट आता है, ठीक है। जैसे इट इज सर्टेन, इट इज डेफिनेट, दैट, आई एम श्योर, दैट, आई नो दैट, तो दैट से जोड़ते हैं। और एग्जेक्टिव क्लॉज के मैंने एग्जांपल बताए, हु इंसानों के लिए आता है, विच जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए आता है। और अगर एक ही सेंटेंस में हु विच दोनों दे रखे हो, मतलब एक ही सेंटेंस में इंसान की बात हो रही है और एनिमल्स की भी बात हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे, तो वहां पे दैट लग जाता है, ठीक है। इंसानों के लिए हु लगाना, जानवरों और निर्जीव चीज नॉन लिविंग के लिए विच लगाना। जहां अगर कुछ कह रहे हैं लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, तो वहां व्हाट लगेगा, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ये और एडवर्ब क्लॉज में सारे कंजंक्शन आ जाते हैं, बिकॉज है, इफ है, दो है, ऑल्दो है, आपका इफ है, ठीक है बेटा जी। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू बेटा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।